जय हिंद दोस्तों। आज ITR 1 फाइल करना सीखेंगे डिफेंस एम्प्लॉयज़ के लिए, और वो भी ओल्ड टैक्स रिजीम से। सीधे गूगल पे चले जाते हैं, इनकम टैक्स लॉगिन लिखेंगे और सर्च कर देंगे। इसमें सबसे जो पहला आइकन आएगा ई फिलिंग होम पेज, इस पर क्लिक करेंगे और इनकम टैक्स की वेबसाइट के अंदर इन हो जाएंगे। लॉगिन के आइकन आपके सामने होंगे, लेकिन अगर आप मोबाइल से यही काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इंटरफेस अलग दिखेगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर आप मोबाइल से काम कर रहे हैं तो आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा, जिसमें आपके पास मेन्यू के लिए ये वाला आइकन है। इसके नीचे आपको सारों मेन्यू एक के बाद एक मिल जाएंगे जो आइटम्स होते हैं। और दूसरा लॉगिन के लिए आपको ये वाला आइकन यहाँ पर मिलेगा। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप वापस उसी पेज पे आ जाएंगे, यानी मोबाइल व्यू पे आ जाएंगे। मैं वापस इसको लैपटॉप की स्क्रीन की तरह कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें समझाना थोड़ा सा आसान रहता है। अभी आपको यहाँ पर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालना है, अपना पेन, आधार और यूज़र आईडी जो भी आपका डालना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट पेज पे चेक बॉक्स होगा, अपना एक पासवर्ड डालेंगे और आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही लॉगिन होंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। इस पर आपको यहाँ पर फाइल नाउ का ऑलरेडी ऑप्शन मिलेगा। नहीं मिलता है तो आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। इससे पहले एक और चीज़ बता दूं कि आपको अपना फॉर्म 26AS देख लेना है और यहाँ से आपको अपना AIS देख लेना है। ये दोनों चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बहुत विस्तार में बता रखी हैं, और उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि अगर आपके फॉर्म 16 में, AIS में, 26AS में कोई मिसमैच है तो किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, किस तरह से कंप्लेन लॉन्च करेंगे और कौन सी वाली सैलरी को लेके आप अपना ITR भरेंगे। वो 26 नंबर वीडियो है, यहाँ पर उसका ये थंबनेल दिखाया जा रहा है। 26 नंबर वीडियो आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली मेरे प्लेलिस्ट पे या चैनल पे मिल जाएगी। हम सीधे ITR फाइल करना शुरू करते हैं। मैं फाइल नाउ पे क्लिक करता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा इनलार्ज भी दिखा रहा हूँ, जिससे कि मोबाइल स्क्रीन में जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे आपको देखने में आसानी होगी। यहाँ पर से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होता है 25-26, जिसके आगे करंट असेसमेंट ईयर लिखा है वो वाला आपने लेना है। एक साल आगे चलता है, इस साल के लिए 25-26 का असेसमेंट ईयर, यानी कि ये 24-25 है, लेकिन 25-26 आपने सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आके कंटिन्यू करेंगे। पुराना कोई ITR भर रहे थे तो उसको रिज्यूम करेंगे, लेकिन अगर फ्रेश भरना चाह रहे हैं तो स्टार्ट न्यू फिलिंग करेंगे। यहाँ से आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है। ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना है ITR 1 और प्रोसीड विद ITR 1, इसे ओके कर देंगे। इसके बाद लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे कि इनमें से कौन सा रीजन है आपका ITR भरने का। तो आपके दो ही रीजन हो सकते हैं, या फिर पहला या फिर अदर्स वाला। अगर नहीं समझ में आता है तो अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए हमारे 5 पेजेस ओपन होते हैं, जिनमें से सिर्फ फर्स्ट पेज जो इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है वही अभी हाईलाइटेड है। उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सब हैजी हैं, यानी फीके हैं। ये आप ओपन नहीं कर पाएंगे, इन पे क्लिक नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपने फर्स्ट पेज भरना है। इस तरह से आप चलते रहेंगे। 5 पेज जब आपके पूरे हो जाएंगे तो आपका ITR भर चुका होगा। पहला और दूसरा पेज बहुत सावधानी से भरना है। इसके बाद के पेजों में बहुत कम डिटेल्स होती हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप इस पर क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स को चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे। अगर कोई गलत है तो उसको एडिट करके सही करेंगे। इसी पेज में आपने यहाँ पर अपना जो ऑक्यूपेशन है वो ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं। डिफेंस एम्प्लॉई मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ही रहते हैं, स्टेट पुलिस को छोड़कर। सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे और 1391 वाले ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको इसको टिक कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर रिजीम को चूज करेंगे, न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम। अभी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम, तो आपको ऑब्वियसली इस पर यस करना है, यानी कि हम ओल्ड से चलने वाले हैं। न्यू का अगर वीडियो देखना हो तो ऑलरेडी 26 नंबर वीडियो अवेलेबल है। और यहाँ पर बैंक डिटेल को ज़रूर चेक कर लेंगे कि आपका बैंक डिटेल वैलिडेटेड है या नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से एडिट बैंक अकाउंट करेंगे और दोबारा से ऐड करके दोबारा से वैलिडेट करेंगे। बैंक वैलिडेशन की भी वीडियो ऑलरेडी बहुत सारी बना के रखी हुई है। टाइम बहुत ज़्यादा लंबा, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अगर नॉमिनेटेड फॉर रिफंड नहीं है तो इसको ब्लू वाले टिक को आप इधर से इधर खिसका के नॉमिनेटेड कर लेंगे। कोई और बैंक अकाउंट जोड़ना चाह रहे हैं जिसमें आप अपना मंगवाना चाह रहे हैं, अपना ITR का रिफंड लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ क्लिक करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कंफर्म करेंगे। देखिए जैसे ही पहला पेज पूरा भर जाएगा, कंफर्म बना हुआ और यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम का दूसरा पेज खुल चुका है। इस पेज को आपने बहुत अच्छे से भरना है। यही पेज है जो आपके पूरे के पूरे फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज पूरा होते ही ग्रॉस टोटल इनकम का पेज स्टार्ट हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी ग्रॉस सैलरी सबसे ऊपर लिखी हुई दिखाई देगी। कंफर्म करना है कि ये ग्रॉस सैलरी आपकी करेक्ट है। फाइनली हम पहुँच गए कि ये मेरी ग्रॉस सैलरी है, मुझे एडिट करना है। यहाँ से आपको ग्रॉस सैलरी को करेक्ट करना है, अगर गलत है, अगर सही है तो आगे चलिए। इन सब में आपने कुछ भी फिल नहीं करना है, सीधे आ जाइए यहाँ पर लेस अलाउंस टू एक्सटेंड, जहाँ पर अंडर सेक्शन 10 लिखा हुआ है।
ये इस पेज पे आप आके यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो सकता है पहले से आपके आइकन बने हुए मिलेंगे, यानी कि नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंसेस में 10/5 10/10 लिख बना हुआ आ सकता है। आपके केस में ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ भी ना आ रहा हो, आप इनको कभी भी एडिट और डिलीट कर सकते हैं। आपके पास वही एंट्री यहाँ पर रहनी चाहिए जिन एंट्रीज़ में आपको कुछ छूट मिलने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आर्मी पर्सन के लिए, डिफेंस एम्प्लॉय के लिए ये वाला जो सेक्शन है 1013A HRA, इसके बाद 1014(1) और 1014(2), इन 3 सेक्शनों में मैक्सिमम डिडक्शंस बनती है, मैक्सिमम टैक्स रिफंड इन्हीं 3 चीज़ों से बनता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं इसको ड्रॉप डाउन खोलता हूँ, मैं जो इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो मैं आपको बताता चलूँगा। लीव ट्रेवल कंसेशन ये LTC होता है। जैसे कभी कभी आप साल में घूमने के लिए जा रहे हैं, किसी वैकेशन पे जा रहे हैं विद फैमिली, तो आपको जो फ़्लाइट या ट्रेन का जो टिकट आपने किया हुआ है जाने का आने का, वो उतना पैसा अगर आपके अकाउंट में रीइंबर्स हो रहा है, वापस आ रहा है, तो उसकी आप छूट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बहुत कम लोगों के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए मैं आता हूँ। बेसिकली ये आप सब पढ़ लेंगे। इसके अलावा ये जो मेरा वीडियो है यहाँ पर, इसमें पूरा टैक्स फ्री अलाउंसेस जितने भी हैं वो सब दिखा रखे हैं, इसको वीडियो को देखेंगे। 1013A है, ये HRA के लिए होता है। HRA अब यहाँ पर इसमें फिल करने के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये शेड्यूल भरना पड़ेगा। 1013A के लिए ये शेड्यूल हमें फिल करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक शेड्यूल खुल जाएगा। अभी आप समझिए HRA किन लोगों के लिए एडमिसिबल है। HRA उनके लिए होता है जो फैमिली को कहीं बाहर रेंट पे रखे हुए हैं, अपने घर में फैमिली रह रही है, अपने घर में रेंट नहीं दे रहे हैं, तो HRA एडमिसिबल नहीं है। आपको किसी न किसी को रेंट पे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेरेंट के घर में रह रहे हैं तो आप पेरेंट्स को भी पे कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उसका रिसिप्ट होना चाहिए, यानी कि उसका प्रूफ होना चाहिए रेंट पेड का। वो इसलिए क्योंकि जितना पैसा आप यहाँ पर डिडक्शन में लोगे, आप कहोगे कि भाई मैंने 1 लाख रुपया रेंट पे कर दिया तो 1 लाख रुपए की मुझे छूट दे दो, तो भाई 1 लाख रुपए का टैक्स सरकार उनसे लेगी जिनके खाते में वो पैसा गया है, जो आपके लैंडलॉर्ड हैं। तो यहाँ पर मेट्रो और नॉन मेट्रो का ऑप्शन है। मेट्रो मतलब कि वो 4 बड़े शहर जिनमें जो CLQ आपका या जो HRA जो आपका आता है वो सबसे हायर ग्रेड का होता है। नॉन मेट्रो मतलब उससे नीचे के शहर। तो हमारा केस नॉन मेट्रो वाला है। एक्चुअल HRA रिसीव्ड, यहाँ पर लिखना है कि जितना आपको साल भर में पूरा HRA मिला है वो यहाँ पर आपने फीड करना है। हमारे केस में 1.65 ये अमाउंट हमें मिला हुआ है। अब इसको आप अगर लैपटॉप पे कर रहे हैं तो टैब दबाते हुए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप नीचे आ जाएंगे, या फिर आप क्लिक करके भी नीचे आ सकते हैं। एक्चुअल रेंट पेड, जो भी आपने रेंट पे किया हुआ है पूरे 1 साल में, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। बेसिक सैलरी जब आपको यहाँ पर डालनी है तो ध्यान दीजिएगा, जो आर्मी पर्सन हैं, आर्मी एयरफोर्स नेवी वाले, ट्राई सर्विस वाले, जो पेंशनेबल जॉब वाले हैं, जिनको मिलिट्री सर्विस पे मिलता है MS पे, वो अपनी बेसिक में MSP जोड़कर यहाँ पर डालेंगे। इनकी सैलरी में लगभग 40,000 के लगभग है। MSP जोड़ने के बाद 45,000 इंटू 12, 45,000 की 1 महीने की है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5,40,000 का जो अमाउंट बनेगा वो इनका बेसिक पे माना जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाएंगे DA। अब इनका 1 महीने का DA लगभग 25,000 है, तो 12 महीने का DA इन्होंने यहाँ पर डालना है, जो 3 लाख रुपए के लगभग बनता है। आगे बढ़ जाएंगे। अब ये ऑटो कैलकुलेट होता रहेगा। 50% और 40% ऑफ सैलरी का मतलब है, अगर आप नॉन मेट्रो में हैं तो 40% और मेट्रो में है तो 50%। किसका? ये जो आपकी बेसिक सैलरी है ये वाली, इसका 40% या 50% जो एडमिसिबल है वो यहाँ पर आपने डाल देना है। तो 336,000 ये हमारा 40% के हिसाब से बनता है। अभी देखिए मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ कि HRA कैलकुलेट किस तरह से होता है। ये सब होने के बाद आप नीचे आएंगे और इसे यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का आपको मिल रहा है, इस पर आपने कुछ भी नहीं भरना है। 50,000 इसलिए क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 का मिलता है असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए, ध्यान रखिएगा। सेव करेंगे। अभी हमने सिर्फ 1013A भरा हुआ, दोबारा से एडिट पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफेंस एम्प्लॉय के जो अलाउंसेस होते हैं जिनमें उन्हें छूट मिलता है, उनकी यहाँ पर आप एक एक करके ये सेक्शन चूज करते जाएंगे और भरते चले जाएंगे। मैं आ जाता हूँ 1014(1). ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन के तहत हमें जिन चीज़ों की छूट मिलती है उसके लिए मैं आपको स्लाइड पे लेके चलती है। 1014(1) में कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, यानी कि आप अगर पोस्टिंग जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उस टाइम जो भी आपको ट्रांसफ़र ग्रांट, लगेज क्लेम वगैरह मिलता है वो इसमें पूरा माफ़ होता है। डेली चार्जेज, अगर आप TD जा रहे हैं, TD के दौरान आपको डेली के नाम से कोई भी वेजेस मिल रहा है, रीइंबर्समेंट हो रहा है, तो वो माफ़ होता है। हेल्पर
असिस्टेंट, अगर आपको हेल्पर अलाउड है, उसका कुछ पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, उसकी आपकी सैलरी में जुड़ के आ रहा है, तो वो भी। ड्रेस अलाउंस जो आपको मिलता है 12,500, 10,000 या 20,000 जो भी अलाउंस मिलता है, वो इस 1014(1) में छूट के दायरे में आता है। LRA PMHA यानी पर्सनल मेंटेनेंस के लिए जो भी चीज़ें मिलती हैं वो इसके दायरे में आती हैं। तो यही चीज़ें हमने पोर्टल पे ले जाके ऐड करनी है। देखिए, अगर आपके केस में इनमें से कोई भी चीज़ आपको एज ए सैलरी मिली हुई है, आपके सैलरी में जुड़ के आई है, आपके फॉर्म 16 में ऐड हो रखी है, तो आपने उन सब को जोड़ लेना है, उन सब को जोड़ के इकट्ठा वहाँ पर डालना है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको 1014(1) वाले कॉलम में, ये मैंने अलग सा पेज निकाल रखा है लास्ट ईयर का, जिसमें ये सारे सेक्शन एक साथ दिखाई देते हैं। इस बार से थोड़ा इंटरफेस चेंज हुआ है, ये सब अलग अलग दिख रहे हैं। तो 1014(1) के अंडर आपने यूनिफॉर्म, ट्रांसफ़र, LRA, TD, ट्रेनिंग, हेल्पर, इन सब का अमाउंट जोड़ के जो टोटल अमाउंट बनता है वो आपने इस सेक्शन में फिल करना है। लेकिन उससे पहले कंफर्म हो जाना है कि उनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पहले से ही आपकी ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर दी गई हो। पेज से कंफ्यूज मत होइएगा, लास्ट ईयर की वीडियो का पेज है, लेकिन रेफरेंस के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ITR फिलिंग वाले पेज पे आऊँगा, यहाँ पर आपको वो अमाउंट डाल देना है जो भी इसके अंडर जितनी भी सारी चीज़ें आ रही थी उन सब को जोड़ के आपने यहाँ पर डाल देना है। ड्रेस अलाउंस हो, TD हो, ट्रांसफ़र ग्रांट हो, सब जोड़ के यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद ये फिगर आ गया। उसके बाद आपको 1014(2) का भी जोड़ना है, यहाँ से ऐड अंदर कर लेंगे। मेरे केस में ये वाला एप्लीकेबल ही नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं ऐड अंदर करके आपको 1014(2) का भी क्लॉज दिखाना चाहूँगा कि 1014(2) में क्या होता है। जब आप इसके नीचे देखेंगे 1014(2), इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल सब्सिडी है, सारे के सारे हमारे जो अलाउंसेस होते हैं, जैसे CI अलाउंस है, रिस्क अलाउंस है, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस है। पहले ये अलग अलग नाम से होते थे, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस अलग होता था, CI चीन रिस्क, बहुत सारे नामों से आता था, लेकिन आजकल अब उसको रिस्क की कैटेगरी में रखा है। R1 H1 R2 H2 R1 H2 समथिंग इस तरह से बनाया गया है। तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि रिस्क अलाउंस अगर वो हाईली रिस्क है, R1 H1 है, तो वो 4200 की कैटेगरी में जाता है। यानी कि अगर आपको 17,000 मिल रहा हो महीने का, या 34,000 मिल रहा हो, या 9,800 मिल रहा हो, या 15,000 मिल रहा हो, कुछ भी रिस्क अलाउंस के नाम से आपको मिल रहा हो R1 H1 कैटेगरी का, तो उसका सिर्फ 4200 रुपया ही छूट के दायरे में आता है। तो आप सिर्फ 4200 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट बनेगा वही वहाँ पर डालेंगे, ना कि पूरा का पूरा अलाउंस। पूरा का पूरा अलाउंस टैक्स फ्री नहीं होता है। सेम कहानी CI एरिया के लिए भी है। CI काउंटर इंसर्जेंसी में अगर आप हैं तो उसका 3,900 सिर्फ माफ़ होता है, 9,700 या भी जो भी अमाउंट आपको मिलता होगा उसमें से सिर्फ यही अमाउंट टैक्स छूट के दायरे में आता है। अगर आप फील्ड एरिया में हैं, मॉडिफाइड फील्ड एरिया में, तो सिर्फ 1,000 रुपये पर मंथ का आपको छूट मिलेगा, बाकी सारा जितना भी अलाउंस मिलता है वो टैक्सेबल होगा। इस फिगर को आप पर मंथ वाले को 12 से मल्टीप्लाई करके वहाँ डाल देंगे। अब देखिए, आपको हो सकता है इनमें से 3 की 3 चीज़ें मिल रही हों। आपको पता करना पड़ेगा सैलरी स्लिप में से कि आपको R1 H2 मिल रहा है, तो कौन से वाले, उसका अर्लियर नाम क्या था, पहले किस नाम से वो होता था, और आपको उससे पता चल जाएगा कि वास्तव में वो कौन सा वाला अलाउंस है। सियाचिन वाला, सियाचिन का 7,000 रुपये पर मंथ है। देखिए, बहुत पुराने रेट हैं, इनको वास्तव में रिन्यूएट होने की ज़रूरत है। सरकार इसकी तरफ कोई काम कर नहीं रही है। वास्तव में ये सारे अलाउंसेस टैक्स फ्री होने चाहिए, लेकिन अभी तक बहुत पुराना नोटिफिकेशन चल रहा है जिनमें ये रेट दिए गए थे। कोई भी इनमें अपग्रेडेशन नहीं हुआ है आज तक मेरी नॉलेज में। अगर किसी के पास हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, कमेंट में शेयर करें कि सर ये रेट अपग्रेड हो गए हैं। ज़रूर हम तुरंत उसके ऊपर अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। ये सब लोगों की जानकारी के लिए है, अपने सैनिक भाइयों के वेलफेयर के लिए है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो 27,000 रुपये प्लस, अब तो उसमें भी कुछ परसेंटेज बढ़ के मिलता है 25%, तो वो पूरा का पूरा माफ़ नहीं होता है। उसमें से सिर्फ 100 रुपये पर मंथ, यानी कि एक साल का 1,200 रुपया एक बच्चे का। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो 2,400 रुपये ही माफ़ होता है। तो ये वाला अलग से, इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इस तरह का थंबनेल है, आप उसमें देखिएगा, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा मेरा जो PDF है वो मेरी कई सारे लोगों को मैं शेयर भी कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं, सर वो PDF शेयर कीजिए, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो शेयर करता हूँ। तो 1014(2) में ये जितनी भी चीज़ें आती हैं उनकी जो एग्जेम्प्ट लिमिट है वो आप यहाँ पर डाल के ऐड करेंगे और उस फिगर को आप यहाँ पर डालेंगे। तो वो कैलकुलेशन करने के बाद 1014(2) में इस पेज पे यहाँ पर आ जाएंगे। इस वाले पेज को देख के कन्फ्यूज मत होइएगा, लास्ट ईयर का पेज है। आपको ये सारे सेक्शन एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं इस पेज को रेफरेंस कर रहा हूँ। 1014(2) में भी आप वो फिगर यहाँ पर डाल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमारे केस में नहीं है तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ।
तो अलाउंसेस हमारे केस में नहीं थे। बहुत सारे और भी कई सारे एग्जेम्प्ट अलाउंस होते हैं जो यहाँ पर बताने पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा। आपके कुछ डाउट होंगे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर हर वीडियो में दिया हुआ होता है। मेरे चैनल में वीडियोज़ में नंबर डले हुए हैं जिससे आसानी होती है ढूंढने के लिए। मेरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में डला रहेगा, आप उस लिंक से भी मेरी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम सेव करेंगे। सेक्शन 10 की सारी डिडक्शंस हमने इसमें दिखा दी हैं जो भी हमारे केस में है। नेक्स्ट चैप्टर आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट, यानी कि अगर आप अपने मकान में खुद रह रहे हैं तो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आपने किराए पे दिया हो तो लेट आउट है। इनके केस में मैं लेट आउट का एग्जांपल लेके चलूँगा क्योंकि लेट आउट में ज़्यादा एंट्रीज होती हैं। लेट आउट मतलब आपने अपना मकान किसी को रेंट पे दिया हुआ है, तो जो रेंट वो आपको पे करेगा वो आपने यहाँ पर शो करना है कि वो आपकी इनकम में जुड़ रहा है। यहाँ पर हमारे जो रेंट जो हमें मिल रहा है वो लगभग 5,000 रुपये एक महीने का मिलता है, तो 12 महीने का लगभग 60,000 रुपये के आसपास हमें रेंट मिला हुआ है। इसके अलावा कुछ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह के टैक्स होते हैं, कोई पानी का बिल है या कुछ और जो चीज़ें हैं जो आपने इस मकान की पे की हैं वो आप यहाँ पर से माइनस करवा लेंगे, यानी 15,000 रुपये के लगभग हमें कुछ वहाँ पर जो है छूट मिलनी चाहिए क्योंकि हमने वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दे दिया है। अगर आपको रेंट किसी पिछले सालों का मिला हुआ है, वो एरियर का है, तो आप यहाँ पर उसको शो करेंगे, उसमें कुछ आपको और रिबेट मिल जाएगी। इसको मैं सेव करूँगा। क्यों, ये जो इनकम हमें जो इनकम यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं इसका हमें बेनिफिट कहाँ होता है कि जब हम अपना होम लोन सेटल करते हैं इसके अगेंस्ट। लेट आउट प्रॉपर्टी में हमने इस मकान को बनाने के लिए जो किराए पे दिया हुआ है इसको बनाने के लिए हमने अगर होम लोन लिया हुआ है, अब देखिए होम लोन वाले केस को कैसे हम फिल करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेक्शन 24B ऐड अनदर करेंगे। यहाँ पर इसमें आपने पूरी डिटेल डालनी है अपने लोन की, जैसे आपने लोन बैंक से लिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे कौन से बैंक से लिया हुआ, बैंक का नाम, यहाँ पर लिखेंगे आपका जो लोन का जो अकाउंट नंबर है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आप डेट मेंशन कर देंगे कि आपने वो लोन कब लिया हुआ है। जैसे मैंने ये लोन लिया है 2024 जनवरी में 1 तारीख को। लोन का टोटल अमाउंट है 15 लाख रुपए और लोन का इस साल ये फाइनेंशियल ईयर मेरा 1 मार्च 2024 से स्टार्ट हुआ था, तो उस दिन तक मेरे पास कितना आउटस्टैंडिंग था, यानी कि मैंने कितना पैसा उस दिन मैंने चुकाना था, बाकी था मेरे पास, उधार था, बैंक को चुकाना था, वो मैंने यहाँ पर लिखना है। तो लगभग वो 13,80,000 के आसपास वो अमाउंट था जो हमने उस दिन हमारे पास लाइबिलिटी थी जितनी। इसके बाद ये बताएंगे कि एक साल में इस 13,80,000 तो हमारे पास 1 मार्च 2024 को था, तो लास्ट जिस दिन फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ उस दिन तक हमने एक साल में कितना इंटरेस्ट चुकाया। अब देखिए जब भी मेरी किस्त जाएगी, सपोज मेरी 40,000 रुपये की किस्त जा रही है, तो उसमें से लोन इस तरह सेटल होता है कि लगभग 12-13 हज़ार रुपये आपका चला जाएगा। आपका मूलधन कम होगा यानी प्रिंसिपल अमाउंट कम हो रहा होगा, लेकिन रिमेनिंग जो आपका 18,000 रुपये होगा वो आपका इंटरेस्ट चला जाता है, ब्याज चला जाता है। तो वो ब्याज इंटरेस्ट वाला जो कंपोनेंट है वो 12 महीने का आप जोड़ेंगे और वो जितना अमाउंट बनेगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ये आपको बैंक से मिल जाएगा, आपके लोन के स्टेटमेंट में से, एनुअल स्टेटमेंट में से आपको क्लियरली मिल जाएगा। 2,30,000 हमने इंटरेस्ट पे किया है, इसको सेव कर देंगे। अभी देखिए इसकी भी हमें छूट यहाँ पर जो लेट आउट प्रॉपर्टी थी इसके अगेंस्ट जो 1,19,000 की हमें छूट यहाँ पर मिल गई है। आगे बढ़ जाएंगे। एग्जम्प्ट इनकम जो होती है, कुछ एग्रीकल्चर से जो एग्जम्प्ट इनकम होती है जिनको सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज से दिखाना होता है वो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं ऐड अंडर करके, और वो 5,000 रुपये तक की इनकम इसमें इंक्लूड होती है। इसके बाद ये है पहली बार इंट्रोड्यूस हो रखा है, अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी कि लंबे समय के लिए आपने कोई शेयर खरीद के रखा था या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जो आपने बेची है लंबे समय में, 2 साल से ज़्यादा समय पे, तो उस पर अगर सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक का आपको कोई इनकम हुआ है तो उसको आप अब की बार यहीं पर ही दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप उसका खरीदने और बेचने का अमाउंट डाल देंगे, खरीदा कितने में, बेचा कितने में। अगर वो 1.5 लाख के अंदर होगा तो इसमें ही सेटल हो जाएगा, अदरवाइज उसके लिए ITR 2 भरा जाएगा। पहले ये ITR 2 का सेक्शन हुआ करता था, कंफर्म कर देंगे। हमारे 2 पेज पूरे हो चुके हैं, तीसरे पेज पे हम लोग आ जाएंगे। इसमें हम डिडक्शंस दिखाते हैं, यानी कि हमें छूट किस किस चीज़ पे मिलने वाली है। 80C की डिडक्शंस डिफेंस एम्प्लॉई के लिए मैक्सिमम केस में फुलफिल होती है। इसमें यहाँ पर कुछ भी लिखने के लिए नहीं है, ऐड अनदर करेंगे। 80C के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको अलग से एक स्लाइड में दिखाता हूँ।
इसके अलावा भी चैप्टर 6 की जो भी डायरेक्शंस हैं, इस पूरे पेज में जितनी डायरेक्शंस हैं उसको गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरा एक थोड़ा पुराना वीडियो है, इस तरह का थंबनेल आपको मिलेगा, इस थंबनेल पे जाके आप देखिएगा, आपको ये पूरा का पूरा वीडियो वहाँ पर मिलेगा जिसमें सारे के सारे सेक्शंस का डायरेक्शंस कितना छूट आप ले सकते हैं डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि कितना अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हैं। अब देखिए मेरा पीपीएफ, मेरा जो एजीआई फंड, जितनी भी चीज़ें देखो यहाँ पर रिमार्क में मैं लिख दे रहा हूँ कि एजीआईएफ जो होता है, जो पीपीएफ होता है, मैं ये बात कर रहा हूँ आर्मी पर्सन के लिए, तो इसके नाम कुछ और हो सकते हैं, एयरफोर्स के लिए कुछ और हो सकता है, AFGIF समथिंग हो सकता है, नेवी का कुछ और होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस का किसी और नाम से होता होगा। ये इंश्योरेंस होता है, ग्रुप इंश्योरेंस टाइप का। पीपीएफ मतलब जो फंड में आप हर महीने पैसा जमा करवाते हैं, 25, 20, 15 हज़ार रुपये जो भी आप जमा कर रहे हो, तो ये सब जोड़ने के बाद जो भी ATC में क्वालिफाई करता है वो सब जोड़ने के बाद आपको यहाँ पर वो अमाउंट डालना है। मेरे केस में 1,45,500 रुपये का सिर्फ हम डिडक्शन ले पा रहे हैं। यहाँ तक 1.5 लाख रुपये तक की यहाँ पर आपको छूट मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्यूशन फी वगैरह, जैसे मैंने वो आपको स्लाइड में दिखा रखा है, उसमें से जो भी एडमिशन है सबको जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे और सेव कर लेंगे। इसके बाद आगे आ जाएंगे, इसको सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। 80C के बाद 80CCC। देखिए पेंशन फंड में अगर आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया हुआ है जो हमारे डिफेंस एम्प्लॉय के लिए नहीं होता है, पैरामिलिट्री वाला अगर कोई करता हो या फिर कोई सिविल एम्प्लॉय करता हो तो वो यहाँ डिटेल डालेगा एडिट करके। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए होता है पेंशन स्कीम, इसको भी वो भर सकते हैं। इसके बाद CCD1B, ये होता है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए ये चीज़ों को बहुत अच्छे समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, थंबनेल जो मैंने आपको पहले दिखाया था। प्रान नंबर से आप समझ रहे होंगे कि पेंशन स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल होती है, जिनके पास अपना पर्सनल प्रान नंबर होता है। इसके बाद CCD2 होता है जो NPS वगैरह में जो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो आपके खाते में NPS में पैसा आता है वो यहाँ पर इसमें दिखाया जाता है। यानी 14% जो गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डालती है, उस 14% जो अमाउंट है उसको 12 महीने का गुणा करके आप एडिट करके डाल सकते हैं। इन पे मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, इस सबको बहुत अच्छे से उस सेक्शन में समझाया गया है। 80D ये होता है मेडिकल क्लेम के लिए, इसमें लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, इसको मैं एक बार समझाना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए इसमें सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि क्या आपकी फैमिली में कोई आदमी सीनियर सिटीजन है, आपके पेरेंट्स को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स को छोड़ के, तो हमारी फैमिली में कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो हम इसको नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस की बात चल रही है। मैंने अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, यानी जिनका एक केस है उन्होंने LIC से हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। कंपनी का नाम लिखेंगे, पॉलिसी का नंबर डालेंगे और यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस की जितनी साल भर में आपने प्रीमियम जमा किया हुआ है वो आप लिख देंगे। 35,000 रुपये एक साल का मेरा LIC का प्रीमियम जाता है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसकी मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपये ही होती है, 35 में से 25 ही सिर्फ छूट के दायरे में जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, ऐड अनदर कर सकते हैं अगर आपको कोई और LIC वगैरह ऐड करना है इसमें, लेकिन लिमिट 25,000 ही रहेगी। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कुछ भी नहीं लिया हुआ हमने। यहाँ पर बात करते हैं कि वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज़ अ सीनियर सिटीजन। अगर कोई आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो उस केस में मैं यस करता हूं क्योंकि मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, तो उसमें आपको उनका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह अब नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है। लेकिन आपको यहाँ पर उनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिलेगा, यानी 5,000 रुपये तक का आप उनका कोई ब्लड टेस्ट, एक्सरे या इस तरह से हेल्थ चेकअप में जो खर्चा किया है वो दिखा सकते हैं। इसके लिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। मेडिकल एक्सपेंडिचर यानी उनके ऊपर जो आपने खर्चा किया है मेडिकल में, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपने वो अपने अकाउंट से पे किया हुआ होना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, बिल एडमिसिबल नहीं है। यहाँ पर आप वो अमाउंट डाल देंगे। लगभग 70,000 रुपये मुझे मदर के ट्रीटमेंट में खर्च हुए थे, वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसके बाद ओके करके बाहर आ जाएंगे। 80D की डायरेक्शन हमने भर ली है। 80DD, 80DDB ये स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए, जिसको न्यूरो से रिलेटेड कुछ डिजीज़ होती हैं उनके लिए होता है। ये हायर एजुकेशन के लिए अगर आपने लोन लिया है तो उसमें जितना ब्याज मिल रहा है उसमें आपको छूट मिलती है। इस तरह से बहुत सारे सेक्शन हैं, डिटेल में उस वीडियो में सारे सेक्शन बताए हुए हैं। अदरवाइज़ आप गूगल में डायरेक्टली अगर टाइप करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपने कहीं डोनेशन किया हुआ है जिसमें, तो उसमें भी आपको छूट मिलती है। फीड करने के लिए आपने एडिट में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए एडमिसिबल है, इसलिए मैं इसको डालना नहीं चाहूँगा, दिखाना नहीं चाहूँगा। रेंट पेड वाला कॉलम डिफेंस एम्प्लॉयज़ के लिए एडमिसिबल नहीं होता है। ये उनके लिए होता है जिन लोगों को HRA नहीं मिलता है। सपोज़ आप कंपनी में काम करते हैं, बाहर रह रहे हैं रेंट पे, लेकिन आपकी कंपनी आपको HRA नहीं दे रही है, तो आप इस केस को फॉर्म भरेंगे, इसको भरेंगे। लेकिन आपके लिए HRA अगर आपको मिल रहा है तो आपके लिए एडमिसिबल नहीं है। आगे चले जाते हैं। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। देखिए
ATTTA में कुछ छूट मिलती है। ये छूट कब मिलती है? जब आपके पास बैंक अकाउंट में कोई आपके कुछ इनकम हो रखी हो इंटरेस्ट से। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे AIS में ये जो बीच वाला अमाउंट है ये मुझे इनकम हो रखी है, तो उतने अमाउंट की मैं यहाँ पर छूट ले लूँगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। अगर नहीं भी आया हुआ है तो आप ये जो भी 448 जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए ये डिडक्शंस का पेज चैप्टर बहुत लंबा होता है, एक एक डिडक्शन समझाने में बहुत टाइम लगेगा। सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको अगर ज़रूरत है तो गूगल में आप डायरेक्टली टाइप करेंगे तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद कंफर्म कर देंगे। तो हमारा तीसरा पेज भी भर चुका है। चौथे पेज में टैक्स पेड की जानकारी है। टैक्स पेड वाले कॉलम में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने जितना भी टैक्स पे किया हुआ है अलग अलग सोर्स को देखिए। ये सोर्स है सैलरी का, यानी कि जहाँ से हमारा फॉर्म 16 जनरेट होता है। जो प्राइमरी मेरा जॉब है वो सैलरी वाला यहाँ पर टैक्स कटा हुआ इसके अंदर मिलेगा। इसके अलावा कहीं दूसरी जगह से बैंक ने मेरी FD पे या मेरे किसी थोड़े बहुत मेरे इंटरेस्ट पे अगर टैक्स काटे वो यहाँ दिखाई देगा। तो एक एक सेक्शन को हमने ओपन करना है और देखना है कि जो भी हमारा टैक्स कटा हुआ है वो सही है या गलत है। मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे मेरा जो एम्प्लॉयर है उसका यहाँ पर नाम मैंने हैजी किया हुआ है। ये मेरी टोटल इनकम था, इसमें 44,938 रुपये का टैक्स मेरा कटा हुआ है। यही टैक्स मुझे AIS में भी दिख रहा है और यही टैक्स मुझे कटा हुआ दिख रहा है मेरे फॉर्म 16 में, यानी कि ये डिटेल मेरी सही है। अगर गलत है तो आप इसको टिक करेंगे। फर्स्ट में आप यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर एडिट करेंगे और अंदर जाके इसको एडिट कर लेंगे और सेव कर लेंगे। मेरे केस में सही है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसके बाद शेड्यूल 2 देखता हूँ। देखिए इसमें मेरा जो 194 अल्फ़ा 194 अल्फ़ा ये दिखा रहा है, ये टैक्स कटा हुआ है मेरी FD के ऊपर, यानी कि जो मेरा फिक्स डिपॉजिट यानी मॉड बैलेंस था उसमें ये टैक्स कटा हुआ दिखा रहा है। ये टोटल टैक्स है, इन अमाउंट्स पे टैक्स कटा हुआ है और मेरे ये अमाउंट मेरे AIS के साथ मैच कर रहे हैं। 1,18,000 की जो मेरी मॉड बैलेंस से इनकम है उस पर इतना टैक्स इन्होंने काटा है, यानी 11,918 रुपये का टोटल टैक्स बैंक ने मेरे से काट लिया है। अब कभी ऐसा ना हो कि कहीं आप सिर्फ एक ही शेड्यूल को चेक करें और यही आपका टैक्स डिडक्टेड वाला आपको पता हो, ये दूसरा वाला टैक्स जो कटा हुआ बैंक में इसका आपकी जानकारी ही ना हो। इसलिए आप थोड़ा सा अपडेट रहिए, बैंक में भी अपना वो चेक कीजिए स्टेटमेंट वगैरह। अदरवाइज़ AIS में ये मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी तरह सारे शेड्यूल अगर आपके लिए एप्लीकेबल हैं आप खोलेंगे और उसके बाद उनको एडिट करके चेक करके कंफर्म कर देंगे। अभी हमारा लास्ट पेज आता है टैक्स लाइबिलिटी शो करने के लिए। देखिए जितनी भी लाइबिलिटी यहाँ पर दिखाई जा रही है, यानी कि इतना टैक्स आपको पे करना है। 56 आपका पहले ही कट चुका है, तो इसलिए जब 56 पहले कट चुका है और 13 ही आपको पे करना था, तो जो इनका डिफरेंस होगा वो आपको पे हो जाएगा। अगर लाइबिलिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी तो आपको ये पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। मैं इसको ओपन करता हूँ। आपको सिर्फ इसे ओपन करके अपनी लाइबिलिटीज़ चेक करनी है। आपका जो डिटेल्स है वो थोड़ा बहुत देख लेना है। वैसे इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है। सिर्फ एक यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा रिलीफ अंडर सेक्शन 89। इसमें आपको रिलीफ मिलता है अगर आपने फॉर्म 10E भरा हुआ है। तो 10E का मतलब है कि जब अगर आपको कभी पिछले सालों का एरियर, पिछले सालों का पैसा इकट्ठा इस साल में मिल गया, यानी कि जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उस साल में आ गया है, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है फॉर्म 10E। उसको भरने के बाद उसके लास्ट में जो भी आपको छूट मिलती है वो छूट का अमाउंट आपने यहाँ पर, जो रिलीफ मिलती है उसका अमाउंट यहाँ पर डाल देना है। उतना पैसा और आपकी ग्रॉस सैलरी में से कम हो जाएगा, यानी रिलीफ का उतने पैसे का आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको कंफर्म करना है कि 10E आपने पहले भरा हुआ है। 10E का वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं, थंबनेल आपको दिख रहा है। इस वीडियो को आप देखेंगे, आई थिंक 6 नंबर या 7 नंबर वीडियो है, 6 नंबर वीडियो है। इसको आप देखेंगे 6 नंबर, तो इसमें पूरा डिटेल में समझाया गया कि किस तरह से आपको 10E भरना है। उसके बाद सीधे नीचे आ जाएंगे और कंफर्म करेंगे। अभी ऑल 5 पेजेस वी हैव कंप्लीटेड। अब हम करेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देगा यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 43,650, यानी टोटल जो मेरा 56 कटा था उसमें से 13,000 में पैसा जो है मेरे टैक्स वहाँ जमा हो गया है। बाकी ये मुझे रिफ़ंड में मिल जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाई गई है, इस कैलकुलेशन को आप पढ़ेंगे, इसके कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट और रिटर्न करेंगे। यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन पूछी जाती है, इस बॉक्स में चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने प्लेस मेंशन कर देना है जिस जगह से आप ITR फाइल कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन TRN वगैरह में आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से आप प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देंगे। देखिए अगर किसी भी स्टेप पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं पर आपने कोई एक जो फिलिंग का जो ऑप्शन था वो छोड़ रखा है, यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो छूट रही है। यहाँ पर जैसे ही आप वैलिडेट करने के लिए डालेंगे तो कुछ एरर यहाँ पर दिखाएगा ज़रूर।
कई लोगों का अगर कुछ भी एरर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी एरर आपको दिखा रहा है आपने उस एरर के ऊपर क्लिक करना है, पहले उसे पढ़ना है, नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंसेज और उसके बाद डिडक्शन ये सब छूट गया है, इनको या तो भरना था या जीरो करना था, इसलिए आप वापस उस जगह पे जाके उसको करेक्ट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा वहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंसेज, यहाँ इसका भी एरर दे रहा था। अगर कोई एग्जेम्प्ट अलाउंस नहीं है तो आप इसको डिलीट कर देंगे। ये सब करने के बाद आप नीचे आके इसको सेव कर देंगे। अब आपको वापस उस पेज पे पहुंचना है जहां तक आपने ITR फाइल किया हुआ था, तो कंफर्म करेंगे। देखिए उनमें से जो दो एरर थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब ये वाले एरर से मुझे क्लिक करने हैं, तो इसमें क्लिक करूंगा जी। वो कह रहा है कि इस कॉलम 4 को आपने फिल करना था, ये कॉलम 4 हमने फिल नहीं किया हुआ है। तो इसमें ईयर पूछ रहा है किस ईयर का ये टैक्स आपका जो है ये काटा गया है, तो यहाँ पर मैंने ईयर डाल के सेव कर दिया है। देखिए जब मेरे सारे के सारे एरर कंफर्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल का लिखा हुआ आ जाएगा और आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रीव्यू भी कर सकते हैं। प्रीव्यू करेंगे तो आपको पूरा का पूरा फॉर्म दिखाई देगा। आपने पूरा फॉर्म चेक करना है, उसके बाद आपने प्रोसीड फॉर वैलिडेशन कर देना है। वैलिडेशन सक्सेसफुल और प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे कि आपको ई-वेरीफाई करना है अभी या बाद में, तो आप ई-वेरीफाई नाउ पे टिक करें, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो है OTP आ जाता है आधार OTP के लिए। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP मोबाइल आधार वाला, ये सबसे इजी प्रोसेस होता है और सभी लोग मैक्सिमम ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं। कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपका जो OTP आएगा वो OTP आप उसमें सबमिट कर देंगे और सबमिट करते ही आपका ITR फाइल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, एटलीस्ट आपकी तरह वो लोग भी अपना ITR खुद से फाइल कर सकें। आपका दिन शुभ हो, तब तक के लिए धन्यवाद।